जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी के जर्नल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन की एक बहुत ही फेमस किताब है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें बेसिकली 14,000 से अधिक प्रश्न दिए रहते हैं और 1997 से अभी तक के जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं एसएससी के, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन उस बुक में दिया रहता है। तो बेसिकली आज हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उस बुक के पूरे सॉल्यूशन को इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिए और पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बना देता हूं, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके इस पूरे बुक का सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि है पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ठीक है, आपको बताना है कि पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो जो पुरालेख विद्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभिलेख होते हैं या फिर शिलालेख होते हैं, इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरालेख विद्या में जो है हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि अभिलेख या फिर शिलालेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप लोग ऑप्शन में मारेंगे पुरालेख शास्त्र। और अगर यह प्रश्न पूछता है कि पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, तो आप लोग ऑप्शन में मारेंगे शिलालेखों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वह थी व्यवस्थित शहरी जीवन। यहाँ के जो लोग हैं वह शहरी जीवन व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा कहाँ पर होती थी, किस सभ्यता में। तो जो मातृ देवी है, मातृ देवी की पूजा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो यह प्रश्न बनता है इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें जो सबसे बड़ा जो भवन है उसको धान्यागार बोलते हैं, और कहीं कहीं जो है यह विकल्प में अन्नागार करके भी लिखा आता है, और साथ ही साथ अन्न कोठार भी करके लिखा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह तीनों नाम बिल्कुल एक ही हैं, धान्यागार, अन्नागार और अन्य कोठारगार। तो तीनों ऑप्शन में एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, कोई एक आएगा, तो इसमें धान्यागार आया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। ठीक है, कई लोग विशाल स्नानागार को मार देते हैं, ठीक, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही है धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन जो है, सबसे बड़ा भवन कौन सा है, धान्यागार। इसका और कौन कौन सा नाम है, तो इसका और जो नाम है वह है अन्नागार और अन्न कोठार। साथ ही साथ इसकी लंबाई अगर पूछता है तो इसकी लंबाई जो है 45.71 मीटर लंबा है, और साथ ही साथ चौड़ाई जो है 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वह थे दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की थी, इसीलिए इस सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, और किन्होंने किया था, तो दयाराम साहनी जी ने सन 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो हड़प्पन समय में जो रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है वह आपका दैमाबाद से प्राप्त हुई है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पर है, तो दैमाबाद जो है आपका बेसिकली महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से आपको क्या मिली है, तो रथ की एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यह बहुत ही छोटी सी मूर्ति है। अगला है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लरकाना ज़िले में। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो जो है आपका लरकाना ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शासन के प्रतीक को ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, यानी कि उपनिषद से, जिसमें उपनिषद से तो लिया गया है, लेकिन कौन से उपनिषद से, तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जो आपका, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो जो भारत है, भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक है,
बाद में इस वर्ण व्यवस्था को जातिगत कर दिया गया, लेकिन यह पहले जो है शुरू में वैश्विक क्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो जो भारतीय संगीत है उसका जो उद्गम है वह सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, क्योंकि सामवेद में क्या है आपके, तो सामवेद में बेसिकली संगीत वगैरह है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो जो शुरू में वैदिक काल था यानी कि आरंभिक वैदिक काल, और इसके बाद वाले वैदिक काल को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? तो आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वह व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद जब था तो उसके दौरान जो है आपका वर्ण व्यवस्था की जानकारी थी। इसमें जो ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। पूछा कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था की तो जानकारी थी ही, लेकिन जाति के आधार पर नहीं थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की तो जानकारी थी लेकिन जाति के आधार पर नहीं थी। ठीक है, कब किस आधार पर थी? तो व्यवसाय के आधार पर थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले जो मनुष्य है वह कौन से अन्न की खोज किया था? तो जौ की खोज किया था। ठीक है, बेसिकली जौ और गेहूं दोनों आता है। ठीक है, सबसे पहले जौ और गेहूं दोनों का खोज किया था, लेकिन पूछे अगर गेहूं और जौ में से भी सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तो जौ की हुई थी, जिसको उस समय यौ कहा जाता था। ठीक है, अगला है यज्ञसूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो जो यज्ञसूत्र है वो आपका यजुर्वेद में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, यह थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। तो अगला प्रश्न है आपका, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फासिल कहाँ पाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इसकी जो लिपि है क्या है? अज्ञात लिपि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञात लिपि। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं कि जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। ठीक है, यानी कि आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे DDU वर्ल्ड तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं इस PDF को शेयर कर दूँगा। और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी अज्ञात थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, समिति। यानी कि जो समिति थी वही जो है मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो जो उपनिषद है उसका जो अर्थ होता है बेसिकली पास बैठना होता है। क्यों? क्योंकि उपनिषद जो है वह जंगलों में जब शिष्य जो है अपने गुरु से पास में बैठकर शिक्षा लेते थे, उसी को जो लिखते थे उसी को ही उपनिषद कहा गया। यानी कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। ठीक है, और यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास बैठना। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो जो आर्यन जनजातियाँ हैं इनकी जो प्राचीनतम बस्ती है वह है सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वह थी कृषि। उस समय कृषि बहुत ही अच्छी होती थी, और जो पूरी सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर ही डिपेंडेंट थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, स्टेनोग्राफर में भी आ चुका है यह। ठीक है, तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कालीबंगा है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो कालीबंगा है आपका बेसिकली यह क्या है? यह आपका एक काले रंग की चूड़िया है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। तो इसमें यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है। चट्टान कटौती की वास्तुकला तो गलत है, बंदरगाह तो है नहीं, कपास की खेती भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा, मिट्टी के पात्र दिया है। बेसिकली कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका जो बुक में सॉल्यूशन दिया गया है उसमें लिखा गया है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कला से है, जिसकी बनावट के आधार पर ABCDE और F के द्वारा 6 प्रकारों में चिन्हित किया जाता है। इसे बाद में उत्तर पश्चिम भारत के फोथी में भी चिन्हित किया गया था। इस स्थल से मोहरें, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें इत्यादि वस्तुएं पाई गई हैं। तो इसीलिए कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कालीबंगा में आपके मिट्टी के पात्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आदिकरण किया था वे कौन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अगस्त्य। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगस्त्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होगी। ठीक है, कौन सी होगी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा। तो देखिए लोथल तो आपका गुजरात में है। ठीक है, आलमगीरपुर आपका यूपी के साइड में है। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है और यही बेसिकली पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? आपका हड़प्पा पाकिस्तान में ही स्थित है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, विषम शब्द ज्ञात करिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या फिर ऋग्वेद। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सभी तीनों वेदों का नाम दिया गया है, चौथे का नाम नहीं है। उसके स्थान पर विष्णु पुराण दिया गया है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको विषम शब्द का चयन करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वह बेसिकली आपका पशुपति की पूजा करते थे। अभी आपने पीछे भी देखा मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उपनिषद क्या है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था कि उपनिषद क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू दर्शन का स्रोत है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपने पीछे देख लिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि उपनिषद होते क्या हैं। बेसिकली उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का मेल कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इधर भी 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। इसको बेसिकली आपको मेल करना है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि लोथल है। लोथल आपका क्या है बेसिकली? तो लोथल आपका बंदरगाह है। तो लोथल का जो है पत्तन से जो है हो जाएगा। ठीक है मैच। तो देखिए डी का 2 किस में है? तो डी का 2 देखिए सबसे पहले वाले में है,
तो यह तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया बेसिकली। तो आप लोग एक बार चेक करेंगे कि क्या यह सारे जो दिए गए हैं मिलान यह सही हैं या फिर नहीं है। आप लोग कमेंट में तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। तो अभी आपने पीछे देखा कि जो है संगीत किस में दिया गया था, संगीत जो है सामवेद में दिया गया था। तो अब आपको बताना है कि जादू, चमत्कार तथा मंत्र किस में दिया गया है। तो बेसिकली यह जो है आपका यह अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो जिसमें धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है वह है आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो आपने तीनों वेदों को क्लियर कर लिया। सबसे पहले सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में आपका जादू, चमत्कार तथा मंत्र है, और यजुर्वेद में आपका धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो धौलावीरा नामक जगह है वह बेसिकली आपका जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। धौलावीरा में आपका जल संरक्षण की जो प्रणाली थी वह बहुत ही उसमें अच्छी थी। तो धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है बुक में, लेकिन अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप सभी लोग इसका PDF अगर आपको डिटेल वाला चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ से लिया था, ठीक है। कहाँ लिया था, कहाँ से नहीं, कहाँ लिया था। महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध जी का वह कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो देवता हैं वह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इंद्र है, ठीक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंद्र। अगला देखते हैं, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था। तो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह बेसिकली दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि किस टाइप के विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंधर्व विवाह। यानी कि गंधर्व विवाह को उस समय जो इस समय प्रेम विवाह है, ठीक है, तो उस समय इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मतलब जो लव मैरिज होती थी उस समय उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी, ठीक है। क्या कृषि नगरे, धार्मिक नगरे, व्यापारिक नगरे या फिर तटीय नगरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक नगरे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई लोग भूल जाते हैं कि वेदत्रयी में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेदत्रयी बेसिकली किसको कहते हैं। तो जब शुरू में वेद बने थे तो 3 ही वेद बने थे जब, ठीक है। तो तीनों वेदों को मिला के वेदत्रयी कहा जाता था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा वेद बना था, तो सबसे लास्ट में अथर्ववेद बना था। तो इसके पहले जो तीनों वेद थे इन तीनों को ही मिला के वेदत्रयी कहा जाता था। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेदत्रयी कहा जाता था, ठीक है। और बाद में अथर्ववेद का निर्माण हुआ। तो इसमें पूछा कि कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है। अब आपको आई थिंक नहीं भूलेगा। अगला है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएँ सबसे अधिक स्थित थी। तो आपको आपके ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, नर्मदा है, गंगा है, सरस्वती है और गोदावरी है। तो जो आपका सरस्वती नदी है, ठीक है, इसके किनारे जो है ऋग्वेद सभ्यताएँ जो हैं अधिक स्थित थी, ठीक है। जो ऋग्वेद सभ्यताएँ हैं जिसमें आर्य लोग थे वह सरस्वती नदी के किनारे ही मुख्यतः थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा स्थल जो मांडा है किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है।
तो बेसिकली मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः फोम को समर्पित है? आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः फोम को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौवां मंडल। यानी कि जो ऋग्वेद का नौवां मंडल है वह आपका फोम को समर्पित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यवहार था? ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनका जो व्यापार था समुद्र वाला वह हड़प्पा सभ्यता के साथ था। यह निम्नलिखित में से किस शहर से पता चलता था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल से पता चलता था। क्योंकि लोथल जो है बंदरगाह था और यहाँ से अब पता चलता था, यहाँ साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। ठीक है, वहाँ से मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी कि टेराकोटा हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनवावली से। ठीक है, बनवावली से क्या प्राप्त हुआ है? टेराकोटा हल। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? तो जो कांसे की मूर्ति की नर्तकी की जो मूर्ति है बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाई गई थी। अगला प्रश्न है, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? तो जो मोहनजोदड़ो है बेसिकली उसका जो स्थानीय नाम है वह है मृतकों का टीला। इसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है, इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में मृतकों का टीला बोला जाता है। और यह प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। क्योंकि जो लोहे का आविष्कार है वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, तो जो लोहा है वह सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले कौन सा वेद बना था, तो ऋग्वेद बना था। ठीक है, और सबसे लास्ट में तो अथर्ववेद बना था। तो अगर पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है तो ऋग्वेद है, सबसे नवीनतम कौन सा है तो अथर्ववेद है। ठीक है, और यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपको बताना है कि जो भीमबेटका है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुफा शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युग्म समाधान मिला था? ठीक है, आपको बताना है कि युग्म समाधान कहाँ पर मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लोथल। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि थल में जो है युग्ल समाधान मिला था। थल मतलब धरती में है और युग्ल समाधान मिला था मतलब एक ऐसा समाधान मिला था जिसमें युग्म समाधान मतलब एक ऐसी जो है वहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, मतलब एक तरीके से कंकाल मिला था जिसमें जो है डबल डबल लोग थे। इसको ही युग्म समाधान बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही साथ दो लोगों को वहाँ पर दफनाया गया था। अगला है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो जो सिंधु घाटी थी उस समय प्राचीन शहरी जो सभ्यता थी कौन कौन सी थी आपको बताना है पहले, और उससे आपका यह ऑप्शन जो है वह पता चल जाएगा कि कौन सा उनमें से एक नहीं था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो मिस्र की सभ्यता भी थी,
दक्षिण एशिया की भी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उसी समय थी, और मेसोपोटामिया से आपका व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। तो उस समय कौन सा नहीं था, तो रूस की सभ्यता नहीं थी। ठीक है, रूस की सभ्यता जो है नहीं थी। इसमें पूछा था कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। इन चारों से कौन मतलब कनेक्टेड था, सिंधु घाटी सभ्यता किन चारों से कनेक्टेड थी, तो मिस्र था, दक्षिण एशिया था, मेसोपोटामिया था, लेकिन रूस से नहीं था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। अगला है जोरवे कल्चर एक चाकलोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। तो अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर जो लोथल था वह एक बंदरगाह था। ठीक है, अभी आपने वहाँ पर ऊपर 2-3 प्रश्नों में लोथल का नाम सुना भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला प्रश्न है, बुर्जहोम नौपाषाण युगीन स्थल है, निम्नलिखित में से वह कहाँ पर है। कर्नाटक में, गोवा में, मिजोरम में या फिर जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, मिजोरम में। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पर है, तो बुर्जहोम जो है मिजोरम में स्थित है। और अभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जो जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं बेसिकली आपका कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, इसके पहले आपने देखा था कि कालीबंगा से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पर कालीबंगा वाला एक प्रश्न आपने ऊपर देखा होगा, उसमें मैंने आपको कालीबंगा के बारे में डिस्कस किया था। तो एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो जुताई वाले जो क्षेत्र हैं वह कालीबंगा से ही मिलते हैं। ठीक है, अगला है, डाओजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल में से है, कहाँ पर है। मेघालय में, असम में, जम्मू और कश्मीर में या फिर कर्नाटक में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। किसको आपका दिया है यहाँ पे, नूतनजीवी, पुराजीवी, नवजीवी या फिर मध्यजीवी। ठीक है, तो यह थोड़ा सा अलग से प्रश्न अलग टाइप का दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नूतनजीवी। ठीक है, यानी कि फिनोजोइक। फिनोजोइक जो है, फिनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो आपको बताना है कि गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम से मिले हैं। और अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि बुर्जहोम जो है कहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बुर्जहोम जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसको भी मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है, किस प्रांत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत में जो वैदिक सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसके पहले आपने देखा था कि आर्य जो है मोस्टली किस नदी के किनारे थे, सरस्वती नदी के किनारे, और आर्य जो है वैदिक सभ्यता में ही थे। तो वैदिक सभ्यता में जो है सरस्वती नदी के किनारे ही जो है वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वह अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कल्प। जो कल्प है बेसिकली यह अनुष्ठान को ही दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है कल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषड़ी के नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि किस नदी को परुषड़ी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी को ही परुषड़ी के नाम से ही जाना जाता था।
ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो आई थिंक मैंने शुरू में ही इसको डिस्कस कर लिया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी सर्वप्रथम 1921 में शुरू हुई थी। और जो सबसे पहला स्थल मिला था, ठीक है, जो सबसे पहला शहर मिला था 1921 में, वह मिला था हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और बाद में यह पता चला कि मोस्टली जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो यह दोनों नाम इसके पॉपुलर हैं। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित है? एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, ठीक है। राजस्थान में इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कालीबंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका टाइप 1 का जितना भी प्रश्न था आई थिंक ख़त्म हो गया है। शायद इसमें 3-4 और प्रश्न हैं जिसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।